अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल को जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आता है ऑन दी सेमी-लॉग और जो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन रेक्टिलिनियर ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राफ हमें क्या बताते हैं कि हमारे पास इसकी इंटेंस फार्माकोडायनामिक्स प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में क्या बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा ग्राफ होता है सीपी वर्सेस टाइम, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो बेसिकली ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स और जैसे हमने बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स दोनों प्रोफाइल्स के बारे में बता रहे होते हैं। अगर हम आईवी बोलस देते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो सेमी-लॉग है उस पर जो है वो स्ट्रेट लाइन देता है, और रेक्टिलिनियर पे जो है वो हमारे पास इस तरह की जो लाइन है वो ऑब्ज़र्व होती है। सो आईवी बोलस जो है वो हमें बताए कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को सबसे पहले जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, एंड जो है वो ज़ीरो ऑर्डर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है, अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, या थेराप्यूटिक विंडो क्या है हमारे पास। सो हम अगर इस ग्राफ को देखें तो ये इनिशियली हमारे पास ज़ीरो पॉइंट के अंदर ज़ीरो कंसंट्रेशन। सो जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं डोज को तो इनिशियली ये ग्राफ इस चीज़ को इंडिकेट करता है हमारे पास कि जो इनिशियल है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कम है। बट जब ये पीक कंसंट्रेशन को अचीव कर लेती है तो एट दैट मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच इन प्लाज्मा, यानी मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो चुकी है ड्रग की वो रीच हो चुकी है। उसके बाद जब डिक्लाइन फेस आता है तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अब बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है और रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, और ये पीक लेवल के बाद वाली जो हमारे पास ग्राफ आता है उस चीज़ को इंडिकेट करता है हमारे पास कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी तरह हमारे पास कुछ इन्फ्यूजन जैसे सस्टेन रिलीज जो टैबलेट्स होती हैं उनका ग्राफ भी इसी तरह से हमारे पास ऑब्जर्व होती है कि इनिशियली 0.0 कंसंट्रेशन होती है बट एट द एंड वो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर लेती हैं। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये एक ग्राफ है जिसको हमने ड्रॉ किया है सीपी वर्सेस टाइम। अब जहाँ से ड्रग अपना इफ़ेक्ट, अब थेराप्यूटिक विंडो क्या होती है कि दिस इज़ द रेशियो ऑफ द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है कि जहाँ से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ड्रग ने अपना एक्शन जो है वो मिनिमम एक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू किया। सो ये उसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी, और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर आके ये हमारे पास मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन शो कर दिए कि इससे ऊपर जो है वो ड्रग अगर जाएगी तो वो टॉक्सिक में हो जाएगी, और अगर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे आती है तो वो सब थेराप्यूटिक लेवल पे आ जाएगी। सो ये हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताती है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि दिस इज़ का ये जो है ये हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक विंडो। जितनी हमारे पास थेराप्यूटिक विंडो जो है वो वाइड होती है उतनी ही ड्रग हमारे पास ज़्यादा सेफ़र होती है। इसी तरह सेकंड जो है वो हमारे पास जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में बताती है कि ड्रग ने फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट जैसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यहाँ से ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, सो डैट इज़ कॉल्ड दी ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये जो कंसंट्रेशन और टाइम आएगा ये क्या होगा हमारे पास, ये ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। अब मिनिमम ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेकर जो डिक्लाइन है ड्रग का, यानी यहाँ से ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू किया और यहाँ पे ड्रग ने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से यहाँ से रिड्यूस होगी, सब थेराप्यूटिक लेवल पे चली गई। तो इंक्लाइन और डिक्लाइन फेज़ के दरमियान में जो हमारे पास टाइम डिस्टेंस है वो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हम
इसको देखें तो मिनिमम टॉक्सिक और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की हमारे पास थेरापेटिक विंडो होती है। ऑनसेट वो टाइम रिक्वायर्ड होता है बेसिकली ड्रग को टू रीच द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए जो ड्रग को टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी यहाँ तक ड्रग पहुंची है और दिस इज़ कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो वो हमारे पास क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है कि जितना टाइम ड्रग को रिक्वायर्ड है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड द टाइम फॉर द ड्रग डिक्लाइन बैक टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसमें एक और चीज़ होती है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ये है हमारे पास कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से लेकर एट द पीक पॉइंट तक, ये है ड्रग की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड। जितना ज़्यादा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी इंटेंसिटी कम होगी, और जितना कम होगा उतनी ही इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये इरिवर्सेबल जो हमारे पास इसका जो रेसिप्रोकल रिएक्शन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है बेसिकली इंटेंसिटी और थेराप्यूटिक विंडो के डिस्टेंस का। सो इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे पास के नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कितने ऑक्यूपाइड हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होंगे तो वो हमारे पास फिर जो इंटेंसिटी है वो सेचुरेट, मतलब वो जो प्रोसेस है वो सेचुरेट हो जाएगा, और उतनी ही हमारे पास जो है बेसिकली इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स को ड्रग ने ऑक्यूपाई कर लिए। सो उसके अकॉर्डिंग ही जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। इंटेंसिटी मतलब कितना उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कितना इंटेंस होगा। नेक्स्ट अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि सीपी वर्सेस टाइम, ये हमारे पास एक ग्राफ है जो ज़ीरो टाइम के ऊपर, और दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास हमने ड्रॉ की। सो बेसिकली यहाँ से ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, दिस इज ऑनसेट ऑफ एक्शन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और यहाँ तक जो है इसकी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। अब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के अंदर हमारे पास दो चीज़ों के बारे में बताती है, एक तो है सी मैक्स और टी मैक्स, दूसरा है एरिया अंडर द कर्व। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में हम ये देखते हैं कि जो ड्रग है वो कितनी स्पीड के साथ एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी क्वांटिटी जो है ड्रग की वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, रीच या पहुंच चुकी है टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है उसकी कितनी है। सो हमारे पास एक ये ग्राफ है, इसकी जो मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन है वो ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो सी मैक्स होगा। इसी के क्रॉसबॉन्डिंग अगर टाइम की बात करें तो टी मैक्स होगा। एक दूसरी जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका सी मैक्स तो सेम है, और पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का जो है वो सेम है, बट इसकी टी मैक्स जो है वो ज़्यादा है। सो टी मैक्स बेसिकली वो टाइम रिक्वायर्ड वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग अचीव कर लेती है। ये हमारे पास इस चीज़ को इंडिकेट कर, अच्छा टी मैक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रग जो है वो स्लो एब्जॉर्ब होगी, और जिसका टी मैक्स जितना कम होगा उतनी ही ड्रग फास्ट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन उसकी फास्टर होगी। सो टी मैक्स हमें बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर किसी ड्रग का टी मैक्स ज़्यादा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो है, और अगर किसी का टी मैक्स कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर है हमारे पास। बेसिकली कितनी स्पीड के साथ जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। इसके बाद है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है कि एक्सटेंट ऑफ ड्रग, कितनी ड्रग जो है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन चुकी है, यानी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है ड्रग की इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक तो है ना कि साइट ऑफ एक्शन में कितनी बायो अवेलेबल होती है, दूसरा है कि ब्लड में कितनी बायो अवेलेबल है। सो वो ये कहते हैं कि जितना एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया अंडर द कर्व ये है हमारे पास।
अब एरिया अंडर द कर्व जितना कम होगा उतनी ही सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कम होगी। अब हम एरिया अंडर द कर्व को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ट्रेपेज़ाइडल रूल के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेज़ या ट्रेपेजियम हम देखते हैं कि क्या है, ये हमारी इसकी एक साइड जो है वो बड़ी है, दूसरी साइड छोटी है। तो उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि इस साइड की और इस साइड की जो लेंथ होती है उसको हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय एवरेज निकालते हैं, 2 कर देते हैं, और फिर जो ये बेस की जो लेंथ होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास लेंथ आ जाती है एक ट्रेपेज़ाइड की। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास CP वर्सेस टाइम है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है ये पूरे का पूरा ये एक ट्रेपेज़ाइड है, यानी C1 है, C2, C3 एंड C4 एंड C5 एंड सो ऑन, इसको हमने कहा। और ये हमारे पास T1 है, T2 है। ये हमारे पास एक ट्रेपेज़ाइड है, हमने इसका ना एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना। तो हम क्या कहेंगे कि एरिया अंडर द कर्व 1 से लेकर 2 तक C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे। T1 में से T2 का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो T2 माइनस T1 कर लेंगे, तो हमारे पास डेल्टा T आ जाए। अब हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, मतलब एवरेज है तो एवरेज को C एवरेज के साथ डिनोट करके डॉट डेल्टा T भी लिख सकते हैं आप। अब हमारे पास यहाँ से ये C0, C4, C10, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है जिसके बाद जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन एरिया अंडर द कर्व फिर भी है। तो हम ये करते हैं, उसको कैसे हम करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व लास्ट पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसका क्या फार्मूला होता है कि CB लास्ट पॉइंट डिवाइड बाई K। अब ये जो लास्ट पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक जो रेजिडुअल एरिया है बेसिकली K को K इज इक्वल टू 0.K9 डिवाइडेड 0.693 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं बेसिकली T के साथ, तो K ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो अब लास्ट पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक का जो एरिया उसको हम प्लस कर देते हैं पिछले से, यानी 0 से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो एरिया हाँ जिसकी एवरेज हमने निकाली है, जिसको मल्टीप्लाई की है, वो उसको सम करेंगे हम लास्ट पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक है एरिया अंडर द कर्व के साथ प्लस कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके बाद है हमारे पास क्लियरेंस कितनी ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट आउट हुई है। इसमें F जो है वो हमारे पास क्या है, एफ डी नॉट डिवाइड बाई AU। ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली हमें क्लियरेंस के बारे में भी बता रहा होता है। क्लियरेंस क्या है, इज इक्वल टू FD नॉट डिवाइड बाई AUC 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एरिया अंडर द कर्व। F बेसिकली क्या है, बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर है, और D जो है वो डोज है। बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना फ्रैक्शन जब हम कहते हैं कि 0.65, तो फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। सो फ्रैक्शन अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना होता है फ्रैक्शन ने परसेंटेज के साथ, 100% के साथ। सो वो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 0.6 है तो हमारे पास 60% आएगा, तो जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि 60% ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच चुकी है, 40% ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हुई है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर। यूनिट ऑफ एरिया अंडर द कर्व की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसका जनरल फार्मूला C एवरेज डॉट डेल्टा T। अब कंसनट्रेशन की यूनिट हमने पीछे डिस्कस की थी, कंसनट्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास अमाउंट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो mg पर लीटर कंसनट्रेशन की यूनिट और टाइम की यूनिट आप सेकेंड, मिनट्स, आवर कुछ भी लिख सकते। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, mg पर लीटर पर मल्टीप्लाई आवर्स, तो ये हमारे पास यूनिट है एरिया अंडर द कर्व के।